हेलो दोस्तों, रश्मि बाइटी स्टोरीज में आपका स्वागत है। मेडिकल स्टोर से दवा खरीदकर वो पीछे घूमा और उसकी नजरें उससे टकरा गईं। वो हिरनी जैसी बड़ी बड़ी आंखें उसके अंतर मन में बस गईं। काले रंग का बुर्का पहने उसके चेहरे पर आंखों के अलावा कुछ भी तो नहीं दिखता था। अगले दिन कॉलेज के बगल में स्थित स्टेट बैंक के चालान काउंटर पर स्टूडेंट्स की भीड़ के बीच खड़ा वो अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहा था। कॉलेज ने फीस जमा करने के लिए एक नया फरमान जारी किया था। अब फीस केवल चालान के माध्यम से ही जमा होगी। बैंक ने भी यह सेवा सप्ताह में केवल एक दिन देने का निर्णय किया था। बड़ी मुश्किल से उसने फीस जमा की और बाहर निकला। सिर झुकाए चैनल गेट पार करने की फिराक में वो किसी से टकराया। सॉरी सॉरी बोलते हुए उसने सिर उठाया और वही जानी पहचानी बड़ी बड़ी आंखें उसे अपनी ओर देखती दिखी। 2 दिन में 2 बार उसका सामना उन बड़ी बड़ी आंखों से हुआ था। वो बाहर साइकिल स्टैंड पर आया और साइकिल उठाकर पैदल ही फुटपाथ पर चलने लगा। अचानक पीछे से एक तेज रफ्तार बाइक आई और अनियंत्रित होकर ठीक उसके बगल में खड़े बिजली के पोल से टकरा गई। बाइक सड़क पर गिरी और बाइक के पीछे बैठे आदमी का सिर पोल से जा भिड़ा। अफरा तफरी मच गई। उस समय उसने इंसानियत के नाते उन घायल और बेहोश बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाया। उनकी हालत गंभीर थी। उनकी जेब में पड़े 2G फोन से उसने उनके घर इस हादसे की सूचना दी। 1 घंटे में उन घायल बुजुर्ग के परिजन अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर की टीम ऑपरेशन की तैयारी कर रही थी और इस क्रम में ए पॉजिटिव ग्रुप के खून की मांग की गई। शाम के 5 बजे थे। डॉक्टरों के अनुसार उन्हें तत्काल खून चाहिए था। बुजुर्ग के परिजनों ने अपना अपना ब्लड टेस्ट करवाया, लेकिन किसी का भी ब्लड ए पॉजिटिव नहीं ठहरा। उसने भी टेस्ट करवाया और ग्रुप मैच कर गया। समस्या का तात्कालिक समाधान हो गया। ब्लड डोनेट कर वह बाहर आया और बिना किसी से कुछ बोले बाहर की ओर भागा, क्योंकि घटना स्थल पर उसी बिजली के पोल के सहारे वह ताला लगाकर अपनी साइकिल खड़ा करके आया था। वो हॉस्पिटल गेट तक पहुंचा ही था कि पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो पीछे घूमा। एक बार फिर उसकी आंखें उन बड़ी बड़ी आंखों से टकरा गई। इस बार उसे एक मीठी आवाज सी सुनाई दी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। किस बात का शुक्रिया? वो बोला, आप मेरे अब्बू को अस्पताल लेकर आए, अपना खून दिया, इस बात का शुक्रिया। आवाज आई, एक शर्त पर शुक्रिया कबूल है कि आप पहले अपना नाम बताइए। वो बोला, जी नाशरा, और आप? पवन नाम है मेरा जी। एक बार फिर शुक्रिया। और हंसते हुए उसने चेहरे से नकाब हटाई। उसका दिल जोर से धड़का और वो मुंह फाड़े एकटक नासिरा का नूरानी चेहरा देखने लगा। अपने आप को काबू में कर वो नासिरा से बोला, अब इजाजत दीजिए, ठीक है, चले जाइएगा। अब्बू ऑपरेशन थिएटर में है, मेरी गुजारिश है, प्लीज एक कप चाय ही पी लीजिए। नासिरा ने कहा। पवन इनकार नहीं कर सका। वे दोनों एक रेस्टोरेंट के कोने में बैठे चाय पी रहे थे। दोनों के बीच गहरी खामोशी अपना दामन फैलाए खड़ी थी, लेकिन उनकी आंखें आपस में बातें कर रही थी। चाय का कप खाली हो गया। वेटर कप प्लेट उठा ले गया, लेकिन आंखों की बातें खत्म ही नहीं हो रही थी। अचानक नाशरा की नजरें झुक गईं। पवन को लगा वह किसी सम्मोहन से बाहर निकल आया है। नासरा ने खामोशी से उसकी जेब से पेन निकाला और उसका दायां हाथ अपने बाएं हाथ में पकड़ा। पवन के शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। नासरा ने उसकी हथेली पर अपना नंबर लिख दिया और उसे पेन पकड़ाकर अपनी हथेली उसके आगे कर दी। पवन अपनी हथेली देख रहा था और वो अपनी दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आए। पवन एक बार फिर एकटक उसका चेहरा देखने लगा। वो बोली, अब इजाजत है, आप जाइए। पवन ऑटो में सवार हुआ और साइकिल लेकर घर पहुंचा। पवन की कहानी बड़ी काल्पनिक थी। अपनी माँ को उसने कभी नहीं देखा। जब वो 4 साल का था तभी उसके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। कुछ दिन तक तो सब ठीक ठाक चला। फिर जब पवन 12 साल का हुआ तब तक उसके 2 सौतेले भाई संसार में आ चुके थे। धीरे धीरे सौतेली माँ की निगाहें बदलने लगी और जब वो 15 साल का हुआ और जिस दिन उसने हाई स्कूल प्रथम श्रेणी से पास किया, उसी के 1 सप्ताह बाद उसके पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई और पवन के बुरे दिन शुरू हो गए। एक दिन मजबूर होकर उसे घर छोड़ना पड़ा। उसे अब जिंदगी के साथ एडजस्ट करने की आदत डालनी थी और उसने बखूबी एडजस्ट किया। छोटे बच्चों का होम ट्यूटर बनकर और छोटे मोटे पार्ट टाइम काम करके उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी।
अब वो एक्सेल इंस्टीट्यूट से फाइन आर्ट्स की मास्टर डिग्री पूरी कर रहा था। ये कॉलेज आर्ट्स का टॉप कॉलेज था और एक प्रतिष्ठित कला संस्थान था। ग्रेजुएट होते उसने कई कंपनियों आय डिजाइनर का ऑनलाइन काम शुरू किया जो ठीक ठाक चल रहा था। उसे अब जीविकोपार्जन के लिए कोई और काम नहीं करना पड़ता था। नासरा की आंखों में खोया वो घर पहुंचा। 2 कमरे का वो फ्लैट उसने अपनी मेहनत से खरीदा था। उसका जीवन स्तर बहुत साधारण था। घर पहुंचकर उसने चाय बनाई और प्याली पकड़े अपने आर्ट स्टूडियो में घुसा। कैनवास के सामने खड़ा वो कपड़े से ढकी एक पेंटिंग पर उंगलियां फिरा रहा था। उसने पेंटिंग से कपड़ा हटाया और एक बार फिर उसका उन्हीं 2 बड़ी-बड़ी आंखों से सामना हुआ। उस दिन रात 2 बजे तक वो पेंटिंग करता रहा। अब उन आंखों के इर्द-गिर्द नासिरा का चेहरा आकार ले चुका था। उसने दाएं हाथ की हथेली खोली और उसका दिल धक से रह गया। नासरा का नंबर मिट गया था, केवल उसकी परछाई बाकी थी। वो भी स्पष्ट नहीं थी। एक लंबी सांस खींचकर वो किचन में आया। जो कुछ खाने पीने लायक मिला खाया और सो गया। सुबह 11 बजे वो कॉलेज पहुंचा और कुछ सोचकर शाम 4 बजे वो हॉस्पिटल पहुंच गया। रिसेप्शन पर उसे पता चला मोहम्मद इश्तियाक बेग, जिनका कल ऑपरेशन हुआ था, वे प्राइवेट वार्ड नंबर 3 में थे। वो बार में पहुंचा। नासरा अपने अब्बू के सिराने बैठी थी। पवन को देख उसके चेहरे पर एक अनोखी चमक आ गई। सुख दुख चर्चा के दौरान उसे पता चला कि बेग साहब खतरे से बाहर हैं। आधे घंटे वहां ठहरकर वो नासरा से बोला, इजाजत दीजिए, अब चलता हूँ। ठीक है, चले जाइएगा, मेरी गुजारिश है। अभी वो इतना ही बोल पाई थी कि पवन जल्दी से बोला, एक कप चाय पिला ही दीजिए। तभी नासरा की अम्मी दोनों हाथों में झोला पकड़े आई। उन्होंने झोला रखकर सवालिया नजरों से पवन को देखा। अम्मी, ये पवन है, कल ये ही अम्मू अब्बू को लेकर अस्पताल आए थे और खून दिया था। नासरा ने बड़ी संजीदगी से कहा। अम्मी के चेहरे पर आभार के भाव आए और पवन ने उनका अभिवादन किया। कुछ देर बाद वे दोनों उसी रेस्टोरेंट में उसी कोने वाली टेबल पर बैठे थे। पवन ने अपनी सफाचट हथेली उसके आगे रखी और बोला, प्लीज नंबर एक बार फिर लिख दीजिए। नासरा ने अपना फोन निकाला, पवन का नंबर मिलाया। घंटी बजी। फिर भी अपने बैग से उसने एक परमानेंट मार्कर निकाला और पवन की हथेली अपने हाथ में पकड़ अपना नंबर लिखकर बोली, अब हाथ भी धोएंगे तो भी नंबर नहीं मिटेगा। एक बार फिर उसके स्पर्श से पवन के शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। उस रात उसने वो नंबर मिलाया। घंटी बजी और आवाज आई। बड़ी देर कर दी फोन करने में। पवन कुछ नहीं बोला तो आवाज आई, हेलो, सुन रहे हैं ना? हाँ, पवन बोला। 5 मिनट इधर उधर की बातें हुई और वार्तालाप बंद हुआ। इसी बीच अपने काम के सिलसिले में पवन मुंबई चला गया और 15 दिन बाद लौटा। नासरा के पिता लगभग स्वस्थ हो चुके थे और अपने मेडिकल स्टोर में बैठने लगे थे। नासरा उनकी इकलौती बेटी थी जो एक्सेल इंस्टीट्यूट से ज्वेलरी डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी। इसी साल वो कोर्स पूरा होने वाला था। पवन मुंबई से लौटकर आया और आते ही सबसे पहले नासरा का पोर्ट्रेट देखा, उसे फोन किया। आवाज आई, अरे कहाँ गायब हो गए थे? इतना फोन किया आपने, उठाया नहीं। पवन ने कहा, मुलाकात होगी कहाँ? वही ठीक है, शाम 4 बजे उसी रेस्टोरेंट में और उसी कोने वाली टेबल पर वे बैठे थे। दोनों के बीच खामोशी फैली थी क्योंकि आंखें बातें कर रही थी। इस तरह एक ही कॉलेज में पढ़ते हुए दोनों ने अपना अपना कोर्स पूरा किया। अब समय आ गया था, रास्ते अलग हो रहे थे। धीरे धीरे मुलाकातें कम होती गईं। पवन मुंबई में स्थापित हो गया। अब नासरा के परिवार में उसकी शादी के चर्चे शुरू हो गए। नासरा न जाने क्यों उदास हो गई, न हाँ बोलती न बोलती न। सैकड़ों बार पवन का नंबर मिलाने के बावजूद बात नहीं हो पाई। हर बार एक ही आवाज आती, इस नंबर की सभी सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गईं। इधर पवन अपने आलीशान फ्लैट के ड्राइंग रूम में बैठा दीवार पर लगा नासरा का पोर्ट्रेट देख रहा था। वो बड़बड़ा रहा था, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ नासरा, लेकिन समाज और धर्म की दीवार बीच में खड़ी है। मैं कैसे आपके साथ शादी कर सकता हूँ? आप मुस्लिम हैं, मैं हिंदू। हमारा समाज इस संबंध को मान्यता नहीं देगा। यही सब बड़बड़ाते हुए उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। फिर एकाएक उसके मुख पर दृढ़ता के भाव आए और वो जोर से बोला, कुछ भी हो, एक कोशिश तो करनी ही होगी।
दूसरे दिन सुबह वो प्लेन में बैठा और नाशरा के घर के सामने टैक्सी से उतरा। शादी का माहौल देख उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आखिरकार लड़खड़ाते कदमों से वो वेडिंग हॉल में पहुंचा, जहां नासरा दुल्हन बनी बैठी थी। दूल्हा सामने बैठा था, बीच में झीना पर पर्दा पड़ा था। निकाह की रस्में चल रही थी। मौलवी साहब ने नासरा से पूछा, आपको निकाह कबूल है? कोई आवाज नहीं आई। दूल्हे के ठीक पीछे पवन खड़ा था, धड़कते दिल से नासरा को देख रहा था। अपनी आदत के अनुसार वो इस स्थिति में भी एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था। मौलवी की आवाज फिर गूंजी, आपको निकाह कबूल है? नासरा ने एक बार अपना सिर उठाकर दूल्हे की तरफ देखा और उसकी बड़ी बड़ी आंखें पवन की आंखों से जा मिली। मौलवी साहब की आवाज आई, क्या आपको निकाह कबूल है? नासरा के मुंह से निकला, नहीं। अफरा तफरी मच गई। दुल्हन ने शादी के मंडप में शादी से इनकार कर दिया। उसने ऐसा क्यों किया, ये किसी को समझ में नहीं आया। बारात वापस चली गई और सजे सजाई वेडिंग हॉल में पवन अकेला बैठा रह गया। उम्मीद करती हूँ मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।